तो अब है हमारी लास्ट थियरी। हाँ बोलो। एसी, यस। हाँ रोड के हिसाब से फ्रिक्शन अलग लगता है। हाँ, सरफेस के हिसाब से, हमारे टायर के हिसाब से, व्हीकल के। ब्लॉक वाले रोड पर और ये सिंपल रोड पर तो किस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है? ब्लॉक वाले रोड पे ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी गैप्स आते हैं ना, एक ब्लॉक खत्म हुआ वापस दूसरे गैप, तो गैप्स ज्यादा आएगी। ओके, और गैप्स ज्यादा आएगी तो फिर फोर्स भी थोड़ा लगेगा हमारे जो व्हील्स है उसके ऊपर। बट अगेन इसके कंपेयर करो तो वो तो टेक्निकल टर्म है, मेजर करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा कि ऐसा रोड है और बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब ब्लॉक रोड नहीं है हमारा, वो कंक्रीट वाला रोड है। ओके, तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा स्मूथ, तो फिर यहाँ पर फ्रिक्शन तो ज्यादा है। लेकिन वही रोड अगर रफ बनाया हुआ तो फ्रिक्शन वहां भी ज्यादा हो सकता है। डिपेंड्स कि वो दूसरे वाले रोड की क्वालिटी क्या है। ब्लॉक्स में भी डिपेंड्स कि जैसे कि बड़ी बड़ी होटल्स होती है, स्कूल्स होते हैं, वहां पे जो ब्लॉक्स होते हैं वो, और ये रोड पे जो ब्लॉक लगाए हुए वो, दोनों में डिफरेंस है। वो ज्यादा अच्छे स्मूथ होते हैं, जैसे कि साईं मंदिर पे लगाए हुए ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स लो, और ये वाले ज्योति नगर के आगे जो रोड है हमारा, कॉलेज के पीछे वाला रोड, वो रोड देखो, वहां पर भी ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। लेकिन रोड के लिए जो ब्लॉक्स यूज होते हैं वो, और तुम्हारा पार्किंग एरिया और वॉकिंग एरिया और जॉगिंग एरिया के लिए जो ब्लॉक्स यूज होते हैं वो दोनों अलग अलग है। ओके, वो रफ ही होते हैं और रफ ही बनाने चाहिए। ये वाले स्मूथ होते हैं क्योंकि वहां कोई गिरेगा तो लगेगा कम, और यहाँ कोई गिरेगा तो लगेगा ज्यादा। लेकिन हम चाहते नहीं है कि गिरे, इसलिए हम उसको रफ करते हैं। स्लिप कर देंगे तो ज्यादा, मतलब स्मूथ करेंगे तो ज्यादा स्लिपिंग हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो हमारी लास्ट थियरी देखते हैं क्या है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, तो यही तो किए पूरे चैप्टर में। ओके, तो वेरी इजी टॉपिक क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। ओके, चलो तो इसमें क्या है, मतलब कि बेसिक हमें स्टेप्स बता रहे हैं जो हमने ऑलरेडी फॉलो किए हैं चैप्टर में। क्या क्या हमें सब कुछ पता चल गया। एरिस्टोटल फॉलेसी देखी, फिर गैलीलियो वाली बात की, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया देखा, फिर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ डिस्कस कर दिए, फिर हमने इम्पल्स देखा, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया। देखो पूरा रिविजन हो गया। फिर हमने इम्पल्स देखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया, देन सर्कुलर मोशन देखा। ओके, और सर्कुलर मोशन में भी लेवल रोड देखा, बैंक्ड रोड देखा। ओके, तो ये सब कुछ, और सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स देखा हमने। इसके पहले के चैप्टर्स में हमने काइनेटिक्स देखा था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन था, एंगल था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ओमेगा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड ऑल फॉर्मूला लाए थे ना हम सारे, तो वो काइनेटिक्स था। ओके, सर्कुलर मोशन का काइनेटिक्स था। अभी जो हमने सर्कुलर मोशन देखा वो क्या था, डायनेमिक्स था। सो वो सब हमने डिस्कस कर लिया। लास्टली हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए सबके, फ्री बॉडी डायग्राम भी बीच में ड्रॉ किए थे कि भाई रोप वाला केस हो, ओके, ट्रॉली वाला केस हो, या रोप को फिक्स कर दिया है सीलिंग के साथ और फिर ब्लॉक को हैंग किया हुआ हो तो क्या फोर्स लगेगी, टेंशन क्या होगा, सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो वो जो हम कर रहे थे ना उसी को थियोरेटिकल वर्ड्स में बता रहे हैं कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तुम्हें मैकेनिक्स में तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो सिस्टम है, ओके, उसमें जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, जहां पे हमें गिनना है कि भाई यहाँ ये फोर्स लगेगा, ये वो, उसको फालतू की बातों को हम वैसे ही साइड में कर देंगे। तो पहले तो हम सिस्टम क्रिएट करेंगे और सिस्टम डिफाइन करेंगे कि मुझे, मेरा इंपॉर्टेंस, मेरा फोकस यहाँ है। ठीक है, अब जहां फोकस है वहां पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले वो देखो। तो वो देखने के लिए क्या करते थे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे कि फ्री बॉडी डायग्राम में अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, टेंशन फोर्स पूरा सेम होगा क्योंकि बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है एंड ऑल। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे फ्री है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सरफेस है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, और फिर ये वाले सर्कुलर में केस में तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की क्योंकि स्लिप ना हो जाए। ओके, वहां पर हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की थी, कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सब कुछ हमने डिस्कस किया। ओके, और अगर इक्विलिब्रियम केस में है तो इक्विलिब्रियम केस में क्या होता है, एफ नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एफ नेट जीरो हो गया तो उसमें तो तुम्हें ऊपर की साइड जितने फोर्स हो दैट इज इक्वल्स टू नीचे की साइड वाले फोर्स, बात खत्म। लेकिन अगर जीरो नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन कर रहा है, जैसे एक न्यूमेरिकल हमने ट्रॉली वाला देखा, यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे जा रहा है और ट्रॉली ऐसे आ रही है, दोनों लिंक्ड है एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग से, तो ये मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी नेट फोर्स, बट नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए।
ओके, सेकंड लॉ लगाना है, वहां पे फर्स्ट लॉ लगाया, अब क्या लगाना है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल जाएगा, जो भी ढूंढना हो वो मिल जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कौन से फोर्स कहाँ लग रहे हैं वो देखा, उसकी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड डिस्कस की, और फिर वहां से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली। और अगर कोई फोर्स अननोन भी है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी डिस्कस कर लिया, सेकंड लॉ का भी यूज कर लिया। तो फिर कोई अगर अभी भी अननोन है, अगर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का यूज करके भी अननोन है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, थर्ड लॉ यूज करेंगे कि भाई अच्छा इस डायरेक्शन में इतना लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो हमने बोल दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था हमारा Fs इज इक्वल टू म्यूएस इनटू एन, और वही प्रोवाइड करता है क्या, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने बोल दिया कि भाई म्यूएस इनटू एन, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था हमारा mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर बाई आर इज शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, और से अगर सेम ही रखना है, स्लिप नहीं करना है, सो वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यूएस इनटू एन। ओके, इक्वल टू रखना हो तो, अदरवाइज लेस देन रखना हो, मैक्सिमम स्पीड निकालनी हो तो लेस देन रखेंगे। वही सब हमने देखा ना। ओके, तो फर्स्ट लॉ देखा इक्विलिब्रियम का केस, फिर सेकंड लॉ देखा, उसी से भी अगर कोई फोर्स अननोन रह रहा है तो थर्ड लॉ का भी यूज किया, क्या कि इस डायरेक्शन में इतना लग रहा है तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, अगर इस केस में तो ऑपोजिट में इतना ही लगेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की बात की, तो हम तीनों लॉज लगा दिए और हमने जो रिक्वायर्ड फोर्सेस है वो रिक्वायर्ड फोर्सेस फाइंड कर लिए। ओके, तो यही हमारी क्या है, मेथोडोलॉजी। ये फोर्सेस फाइंड कर लिए, अभी भी कोई कुछ बाकी रह रहा है तो हमने क्या किया, जो हमारा कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे था, वहां से हटके हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमारा कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं, वहां पे भी फोर्स लगा रहे हैं, एफबीडी सब कुछ। ये पहले वाला इसके ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, और ये वाला पहले वाले पे क्या फोर्स लगा रहा है, वो भी हमने चेक किया। जितने भी अननोन फोर्स थे सारे फाइंड कर लेंगे, सारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ का यूज करके। तो ये पूरी की पूरी जो हमने कथा पढ़ी वो क्या है, दैट इज द मैकेनिज्म, कि मतलब दैट इज मैकेनिज्म और दैट इज द मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द मैकेनिक्स। बस, तो यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ऐसे थियोरेटिकली ऐसे ज्यादा शायद क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा ना जाए, लेकिन अगर पूछा गया भी, स्कूल लेवल है, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर पूछा जाए भी तो जो अभी तक मैं बोला लास्ट 5 मिनट्स में वही लिखना है। एक न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, सिस्टम यहाँ हम देख रहे हैं, उसके चलो एफपीडी बनाना है, ठीक है बना दिया, कौन से फोर्स लग रहे हैं वो पहले तो आइडेंटिफाई किया कौन से फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, फोर्स लग रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, कितने मैग्नीट्यूड से लग रहे हैं वो डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ लगाया, सेकंड लॉ लगाया, थर्ड लॉ लगाया, सब कुछ मिल गया, हाँ मिल गया, दैट्स इट, न्यूमेरिकल खत्म, डन। तो यही हमें समझना है। देखो चलो, the 3 laws of motion that you have learned in this chapter are the foundation of the mechanics, obviously है। You should now be able to handle a large variety of problems in mechanics। मतलब अब तो हम बहुत सारे varieties of problems कर सकते हैं by this knowledge। Okay, a typical problem in mechanics usually does not merely involve a single body under action of given forces। मतलब कभी भी मैकेनिक्स में एक ऐसा कभी नहीं गिवन होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारी बॉडी है, तो ऐसा है और इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, बस ऐसे सिंपल सिस्टम, इतना सिंपल सिस्टम कभी भी हमें गिवन होगा नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल में यहाँ गिवन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी होगा नहीं कि ये तो मैंने तुम्हें समझाया कि भाई चेयर है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो तो समझाने के लिए। अभी कितने सारे फोर्सेस और भी लगेंगे। ओके, नीचे व्हील है भाई, सीधा सीधा फ्रिक्शन भी नहीं है, नीचे व्हील है, मतलब वहां पे रोटेशन मोशन आ जाएगा, रोटेटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सिंपल केसेस लिए हुए हैं। तो वही बोल रहे हैं कि इतना सिंपल केस तो होगा नहीं, लेकिन अगर हमें ये आ गया तो वहां पर भी हम हमारे लॉज अप्लाई कर सकते हैं, वही बता रहे हैं। A typical problem in mechanics does not involve this much type of single body under the action of given force. More often, we will need to consider an assembly of different bodies exerting forces on each other। मतलब जनरली केस कैसा होगा, असेंबली होगी, बॉडी की असेंबली होगी, मतलब बहुत सारी असेंबल कंप्यूटर नहीं बोलते हम, माउस कोई और कंपनी का, मॉनिटर कोई और कंपनी का, कीबोर्ड कोई और कंपनी का, तो वो उसको क्या बोलते हैं, असेंबल्ड पीसी और असेंबल्ड कंप्यूटर, सब कुछ अलग अलग अलग। तो हम यहाँ पर एक बॉडी की बात नहीं कर रहे, जैसे कि इसके ऊपर कोई एक और बॉडी है, इसके ऊपर कोई एक और बॉडी ऐसे रखी हुई है, और यहाँ पर कोई एक तीसरी बॉडी भी ऐसे रखी हुई है जो इन लोगों के साथ कनेक्टेड है ऐसे।
3 बॉडी गिवन है ऐसे, ओके, और तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर, ओके। सो ये अभी क्या है, असेंबली ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, असेंबली है पूरी की पूरी, 3 ऑब्जेक्ट मिलके एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। तो वैसा ही केस हमें गिवन होगा, असेंबली ऑफ डिफरेंट बॉडीज एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर। Besides each body in the assembly experiences the force of gravity, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो सबके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगने ही वाली है, लेकिन उसके अलावा भी फोर्सेस लगेंगे, जैसे कि ये मेरा, चलो ए बी सी, तो फिर ऐसे भी होगा कि मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूं तो उसकी वजह से फोर्सेस ऑन बी बाय से ए भी कोई फोर्स लगा रहा होगा बी के ऊपर, फिर ऐसा भी होगा कि फोर्सेस ऑन ए बाय बी भी लगा रहा होगा ए के ऊपर, फिर मैं बोलूंगा कि फोर्सेस ऑन सी बाय ए एंड फोर्सेस ऑन ए बाय सी, ओके। देन कौन बाकी रह गया, ए बी, ए सी और बी सी बाकी रह गया, तो फोर्सेस ऑन बी बाय सी एंड फोर्सेस ऑन सी बाय बी। बहुत सारे हो सकते हैं ना फोर्स, मैं ऐसा बोलूं कि भाई फोर्सेस ऑन बी बाय द अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो प्रोवाइड करेगी, फिर ये ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड करेगा ना, नॉर्मल फोर्स भी तो आता है, तो फोर्सेस ऑन अर्थ बाय द ब्लॉक और से बाय द ब्लॉक बी, कितने हो सकते हैं ये, तो ये सबका नॉलेज होना चाहिए हमें। फिर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो हमने क्या बोला, फोर्सेस ऑन बी बाय द एक्सटर्नल बॉडी, तो उसके लिए ई तो लिख दिया है, तो एक्सटर्नल स्मॉल ई लिख दो, एक्सटर्नल बॉडी, और से आउटसाइड फोर्स ओ लिख दो, डन। कहने का मीनिंग क्या है कि बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, लग सकते नहीं है, लगते ही है हमेशा, ओके। सो वही चीज बता रहे हैं कि, फिर से पढ़ता हूं, बिसाइड्स ईच बॉडी इन असेंबली एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हर जगह लगेगा, उसके अलावा भी व्हेन ट्राइंग टू, कहां गया, when trying to solve a problem of this type, it is useful to remember the fact that we can choose any part of the assembly and apply the laws of motion to that part, provided we include all forces on the chosen part due to the remaining parts of the assembly। ये इतने बड़े सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि अगर ये पूरा सॉल्व करना है हमें, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई पूरा का पूरा एक साथ तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम इसमें से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट चूज करेंगे। सो सपोज हमने चूज कर लिया ए एंड बी, सी को भूल जाओ अभी, तो ये है मेरा बी एंड दिस इज माई से ए, ओके, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, इतना ही हमने चूज किया है, ओके। तो ये चूज किया है, इसको पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तब हम डिटेल्ड में समझेंगे कि हमारा फोकस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर हो ना, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम इज द रीजन ऑन विच वी आर concentrating our attention, और से it is the region on which we are interested to study। हमें जहां एनालिसिस करना है, हमें जहां स्टडी करना है, वो रीजन को ही क्या बोलेंगे हम, सिस्टम। और वो रीजन को छोड़ के बाकी सबको हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट। क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, और उसको सराउंडिंग भी बोलते हैं। एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, और पहले क्या बताया, सिस्टम, ओके। तो जहां पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उसको सिस्टम बोलते हैं, उसको छोड़ के बाकी, जैसे कि हमने ये दो को ले लिया, ये दो को ले लिया, तो ये दो क्या हो गए, सिस्टम हो गए, और ये सी क्या हो गया, उसके लिए एनवायरमेंट हो गया या सराउंडिंग हो गया, दोनों एक ही चीज है, डन। जैसे कि हम ये रूम में पढ़ रहे हैं, ओके, और हमारा कंसंट्रेशन अभी के लिए इतने रूम रिलेटेड ही है, तो ये हमारा हो गया सिस्टम, और इसके बाहर वाला सब कुछ क्या हो गया, एनवायरमेंट, डन, ओके। वैसे ही वही चीज बोल रहे हैं कि हम पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें से एक पार्ट ले लेंगे, और ये पार्ट के ऊपर अब हम देखेंगे कि कितने फोर्स लग रहे हैं, मतलब फोर्सेस ऑन बी बाय द अर्थ, फोर्सेस ऑन अर्थ बाय द बी, देन से फोर्सेस ऑन ए बाय द बी, फोर्सेस ऑन बी बाय ए, सब कुछ यहाँ ये हमारा पार्ट ले लिया। अब वो पार्ट में जितने भी फोर्सेस हो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन होगा क्या इससे, ये एडिशनल इसके जितने थे वो तो निकल गए ना, तो थोड़े कम हो गए, तो एनालिसिस थोड़ा इजी हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट का ही बताया है, 30 ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, तो 30 में से तुम सिर्फ 2 को लेके आ जाओ, बाकी 28 को भूल जाओ। अंडरस्टूड, ओके। तो इजी हो जाएगा, वो बता रहे हैं, ये मैं तुम्हें ये सब करके बता रहा हूं जो लिखा हुआ है,
ओके तो ये जो लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है उसका ये मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिया, ये पार्ट के ऊपर कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। ओके तो अभी वो सी को भूल जाओ, ये हमारा सिस्टम है और सी वाला क्या है, सराउंडिंग है और एनवायरमेंट है। फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं। When trying to solve a problem of this type, it is useful to remember the fact that we can choose any part of the assembly and applies the laws of motion to that part, provided we include all the forces on the chosen part to the remaining parts of the assembly। मतलब कि all the forces on the chosen part due to the remaining parts of the assembly, मतलब कि C B के ऊपर जो लगाएगा या C A के ऊपर लगाएगा वो भी हम ले लेंगे, C B के ऊपर लगाएगा या C A के ऊपर लगाएगा वो भी हम ले लेंगे। सॉरी फोर्सेस उल्टा लिख दिया, फोर्सेस ऑन B ड्यू टू C वो भी हम ले लेंगे, फोर्सेस ऑन A ड्यू टू C वो भी ले लेंगे। मतलब ले कौन सा नहीं लेंगे, फोर्सेस ऑन C ड्यू टू B। सी पे कोई फोर्स लग रहा है उसको हमें अभी लेना देना नहीं है। फोर्सेस ऑन सी ड्यू टू ए वो भी हम कंसीडर करेंगे नहीं, ये कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी बी और ए पर तो हमारा स्टडी चल रहा है। तो बी और ए पर तो सिस्टम के अंदर से फोर्स लग रहे हो उसको भी गिन लो, सिस्टम के बाहर से फोर्स लग रहे हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी सिस्टम के बाहर ही बोल सकते हैं हम। ओके क्योंकि वो तो ओवरऑल ही लग रहा है, अंदर बोलो बाहर बोलो सेम ही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसीडर करेंगे, अंदर अंदर जो फोर्स लग रहे हैं उसको भी कंसीडर करेंगे, और एनवायरमेंट हमारी सिस्टम पे क्या फोर्स लगा रहा है उसको भी कंसीडर करेंगे। ओके लेकिन वो एनवायरमेंट को हमारा सिस्टम क्या फोर्स लगा रहा है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे नहीं, जब एनवायरमेंट का डिस्कस करेंगे तब करेंगे, अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके सर लाइट हाँ चलो सो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, हाँ ये वाला कि जो सिस्टम है वही पार्ट पर मतलब सिस्टम पर अंदर अंदर जो फोर्स लग रहे हैं वो भी, और सिस्टम पर बाहर से एनवायरमेंट से जो फोर्स लग रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं वो सब कुछ हम सिस्टम जब कंसीडर कर रहे हैं तब करेंगे। डन? ओके तो वही ये चीज बता रहे हैं। We may call chosen part of the assembly as the system and the remaining part of the assembly plus any other agencies of the forces as the environment। तो ऐसे उसको नाम दे सकते हैं कि जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, हमारा सिस्टम, और उसके अलावा जितना भी सारा चीज है वो सारा क्या है, एनवायरमेंट और से सराउंडिंग। ओके वी हैव फॉलोड दी सेम। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना वो हमने ये मेथोडोलॉजी को लगा के ही डिस्कस किया था, बस इतना ही है क्या, नहीं है ना आगे। फॉलोड दी सेम मेथड इन दी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए उसमें हमने यही चीज की थी। टू हैंडल अ टिपिकल प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स सिस्टमेटिकली वन शुड यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द थियरी में बताया ना वही सब है कि पहले डिस्कस करो कि हमारा सिस्टम क्या है, फोर्सेस कौन से लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, कौन सा कितना मैग्नीट्यूड होगा, फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ अप्लाई करो, वो सिस्टम में हम जाएंगे। पहले तो फिगर बनाओ, ओके वो भी स्टार्टिंग का स्टेप हो जाएगा, तो वही चीज है। ओके चलो सो ये शायद पूछा जाए, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट चीजें हैं चैप्टर में, बट अगर पूछना हो तो पूछ लेंगे क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही करते हैं ना, जिसको इम्पोर्टेंस कम देते हैं वही पूछ लेते हैं। ओके सो तो अगर पूछ ले स्कूल में, ओके तो वैसे याद ना रखो तो भी जैसे अभी मैंने बोला ना वही स्टेप्स लिखने हैं, तो वन टाइम अगर रीड करोगे तो भी याद रह जाएगा। ओके चलो तो पहला स्टेप क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल मैकेनिक्स में सॉल्व करने के लिए, कोई भी न्यूमेरिकल मैकेनिक्स में सॉल्व करने के लिए ड्रॉ द डायग्राम शोइंग सिस्टमैटिकली द वेरियस पार्ट ऑफ द असेंबली ऑफ बॉडीज, द लिंक्स एंड द सपोर्ट्स। मतलब सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो, जो हमें
हमारे न्यूमेरिकल में तो ड्रॉ करके ही देते हैं कि भाई ये ट्रॉली है, फिर वहां से स्ट्रिंग आई, फिर यहाँ पर पुली है, फिर यहाँ पर ब्लॉक लटकाया हुआ है, सब कुछ गिवन है हमें। ओके, तो वैसे ही अच्छी फिगर अगर गिवन नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, तो हमें खुद ड्रॉ करनी है। ओके, तो पहला स्टेप तो हो गया क्या, फिगर का और से डायग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट चूज अ कन्वीनियंट पार्ट ऑफ द असेंबली एज वन सिस्टम। तो डायग्राम अब कहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है वो डिस्कस कर लो और वो डिसाइड कर लो। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम which shows this system and all the forces on the system by the remaining part of the assembly। इन शॉर्ट तुम्हें FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, वही पर्टिकुलर सिस्टम का। ओके, इंक्लूड ऑल्सो द फोर्सेज ऑन द सिस्टम बाय द अदर एजेंसीज, मतलब सब कुछ सारे फोर्सेज आ गए। डू नॉट इंक्लूड द फोर्सेज ऑन द एनवायरमेंट बाय द सिस्टम। ये हमारा सिस्टम एनवायरमेंट पे क्या लगाएगा उसका अभी हमें लेना देना नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट सिस्टम पे जो लगाएगा वो हम कंसिडर करेंगे। A diagram of this type is known as free body diagram. Note, this does not imply that the system under consideration is without a net force. Free body diagram does not mean कि हमेशा F net is equals to 0. वैसा नहीं है। ओके, जनरली ऐसा कोई कोई बोल देगा, ये ध्यान से अगर पढ़ेंगे नहीं ना तो ऐसे बोल देंगे कि एफबीडी कब ड्रॉ करते हैं, जब फर्स्ट लॉ अप्लाई करे, जब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करे। तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम एफबीडी बनाओ, फिर तुम्हें पता है कि भाई जैसे ट्रॉली वाला केस था, तो तुम एफबीडी बनाओ कि भाई वो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एफबीडी बना दिया, एक पॉइंट बना दो, पॉइंट मतलब ट्रॉली। ओके, ये भी एक रूल है क्या, ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट मास कंसिडर करना है। ओके, तो पूरी ट्रॉली थोड़ी ड्रॉ करने जाएंगे एफबीडी में हम। एक पॉइंट बना दिए, अब इस साइड जा रहा है टेंशन फोर्स, इस साइड जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अभी हमें पता है कि टेंशन फोर्स ज्यादा है। ओके, तो हम एफ नेट इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, हम लेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। और फिर इस साइड जा रही है मतलब टेंशन ज्यादा है, तो टेंशन टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन से म्यू के इंटू एन। सो टी माइनस म्यू के इंटू एन दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। डन। ओके, और फिर पता चल जाएगा एम अगर नीचे ले गए तो पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स 0 हो तभी एफबीडी बनाए। सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए भी स्टार्टिंग में तो हम एफबीडी बना ही सकते हैं, इसीलिए पर्टिकुलरली नोट करके तुम्हें बताया गया है। नेक्स्ट, इन अ फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्सेस दैट their magnitude direction that are either given or you are sure of direction of tension in the string along its length. The rest should be treated as unknowns to be determined using the laws of motion. Yes, कि भाई नेक्स्ट एफबीडी तो बना दिया, फिर अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करनी है। मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। सो एफबीडी बना दिया, एफबीडी बनाया तो जहां जहां पता है हमें कि भाई फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग रहा है, तुम्हें पता है कि 10 न्यूटन लग रहा है, मतलब म्यू के इंटू एन की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो लिखो 10 न्यूटन। अगर नहीं पता तो छोड़ दो, वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स से एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के छोड़ दो। टेंशन फोर्स पता है कि 10 न्यूटन लग रहा है, सो टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन ऐसा लिखो, और नहीं पता है तो सिर्फ टी लिखकर छोड़ दो। उसको ट्रीट करेंगे हम अननोन के जैसे, और अननोन को फिर हम लॉज ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे जैसे हम फाइंड करते थे न्यूमेरिकल। डन। ओके, वही केस है। ओके, चलो सो आगे, इफ नेसेसरी, और मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, तो फिर उसमें ही तुम्हारा क्या आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड कर दो और अननोन को नोन कर दो। नेक्स्ट, इफ नेसेसरी फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर द अनदर चॉइस ऑफ द सिस्टम। मतलब ये हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किए तो जो अननोन थे वो भी क्या हो गए, अब नोन हो गए, सारे फोर्सेस नोन हो गए। वही हमारा काम था, या सारे फोर्सेस निकालो, या तो फिर फोर्सेस सारे पता है तो एक्सेलरेशन निकालो। ओके, ऑब्जेक्ट का यही काम था हमारा, वो हमें पता चल गया। या फिर अभी हमने लास्ट में सर्कुलर मोशन में देखा सारे फोर्सेस और वो सब पता चल गया, तो बताना होगा कि भाई वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो स्पीड के हिसाब से पता चलेगा। ओके, सो ये हमें पता चल गया, ये हमने एक सिस्टम के लिए डिफाइन किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद इसमें कोई एक या दो फोर्स अननोन रहते हैं, सब कुछ अप्लाई करते फिर भी अननोन। तो अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा कोई सिस्टम लेंगे। ये ए और बी लिया था, तो अब हम ले लेंगे सपोज बी और सी, उस पे सारी की सारी प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
तो वहां का अननोन और यहाँ अभी मिलेगा उसमें भी कोई अननोन मिलेगा, मतलब सपोज दो इक्वेशन मिले अननोन के, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो एक अननोन जो मिला था वो भी क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो की बात है कि अगर तुमने एक सिस्टम कंसिडर किया और वो सिस्टम में तुमने सब कुछ ये पूरी की पूरी प्रोसीजर फॉलो की और पूरी की पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी अगर तुम्हारा कोई फोर्सेज अननोन रह रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो अननोन, अभी दूसरा सिस्टम बनाओ और जो ये था उसको एनवायरनमेंट बना दो। ओके, तो अभी हमने कंसिडर किया था ए और बी, फिर ए और सी कर दो, बी और सी कर दो। तुम्हें तो फाइंड करने हैं फोर्सेज, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक करते रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे। ओके चलो, सो ये कर दिया हमने। हाँ, सो इन डूइंग सो एम्प्लॉय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसमें अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने सब कुछ लगा दिया, फिर भी सपोज एक और दो अननोन है। ओके, तो अब दूसरा सिस्टम कंसिडर किया तो हम बोलेंगे कि जैसे कि ये एग्जांपल में हमने बोला कि ये एग्जांपल में हम ये सब कुछ फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब हमें नहीं पता पर्टिकुलरली से कि ऑब्जेक्ट बी पर सी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें पता नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, अननोन हो गया। ये सारे फोर्स मिल गए लेकिन ये क्या रह गया, अननोन रह गया। अब मैं दूसरा सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, बी और सी वाला। ये ए और बी वाला था और बी और सी वाला कंसिडर कर रहा हूं। तो बी और सी वाले में क्या होगा कि सी पर लगने वाला फोर्स बी की वजह से, ओके, फिर होगा बी पर लगने वाला फोर्स सी की वजह से। डन, बी और सी कंसिडर करेंगे तो फिर बी पर लगने वाला फोर्स से एनवायरमेंट की और से अर्थ की वजह से और से ग्रेविटी की वजह से, सो अर्थ की वजह से। देन अर्थ पर लगने वाला फोर्स बी की वजह से, फिर सी पर लगने वाला फोर्स अर्थ की वजह से एंड से अर्थ पर लगने वाला फोर्स सी की वजह से। ये सारे भी फोर्सेस है। अब इसमें भी कोई एक अननोन होगा। चलो मान लो कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है और कोई भी एक नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पर सपोज मुझे ये नहीं मिला ना बीसी, तो बीसी को छोड़ दो, ये बीसी यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये बीसी जो यहाँ अननोन है वो भी वही यहाँ अननोन है, लेकिन मुझे ये मिल गया है क्या, सीबी, ये सीबी मिल गया है। तो थर्ड लॉ से तो पता है एफ बी सी इज इक्वल टू एफ सी बी, सिर्फ डायरेक्शन नेगेटिव होगी, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ऐसे केस में जो अननोन है वहां पर थर्ड लॉ लगाओ तो इजीली अननोन नोन हो जाएगा, वो बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? ये सब मैं करके क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये लिखा हुआ तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? ओके, तो ये है एनएलएम लगा दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो लगा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लगा दिया, फिर भी कोई अननोन है तो क्या कर दो, चेंज दिस सिस्टम, चेंज द सिस्टम और चेंज योरसेल्फ। ओके, चेंज द सिस्टम और उसके बाद लगाओ क्या, थर्ड लॉ। ओके, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, so that is if in the free body diagram of A the force on A due to B is shown as F, then the free body diagram of B the force on B due to A should be as minus F। वही बता रहे हैं। ओके, कि अगर तुम्हें A पर लगने वाला फोर्स B की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मतलब F A ड्यू टू B, तो F A B पता नहीं चला, लेकिन तुम B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और तुम्हें पता है एफ बी ड्यू टू ए, एफ बी ए पता है, तो जितना एफ बी ए 10 न्यूटन है तो वो भी 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट्स इट। ओके, वही चीज बता रहे हैं। हाँ हाँ, यस, अगर इससे ये इतने स्टेप्स अप्लाई करके तुम्हें सारे जो तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट है कि सारे फोर्स मिल जाने चाहिए, सारा एक्सेलरेशन मिल जाना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है तो फिर तुम्हें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो कंसंट्रेशन हम रख रहे हैं, जैसे अभी ए और बी पर रख रहे थे, तो ए और बी के लिए हमने ये सब कुछ किया, फिर भी कुछ अननोन रह जा रहा है तो हमने चेंज दी सिस्टम ही चेंज कर दो। अब मेरा सिस्टम क्या है, सपोज बी और सी सिस्टम है, तो ए क्या हो गया मेरा, एनवायरमेंट हो गया। तो वो करना जरूरी है, अगर इससे आंसर ना आए तो। इससे आंसर आ गया तो ये दोनों से स्किप कर देना, खत्म बात, जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। क्या पूछा? अरे नहीं रे, वो तो मैं मजाक कर रहा था। ओके, वो तो मैं मजाक कर रहा था, वो लिखना नहीं है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड।
ओके सो दैट्स इट द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द अबव प्रोसीजर मतलब एक एग्जांपल है उसमें यही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे लेकिन ये समझ में आया क्या किया हमने सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स तो मैकेनिक्स में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे स्टेप्स हैं पहले डायग्राम बनाओ फिर जाओ पहले डायग्राम बनाओ फिर एक सिस्टम बना दो ओके कि पूरे डायग्राम को सॉल्व नहीं करना है उसमें पर्टिकुलर पार्ट ले लो तो वो पर्टिकुलर पार्ट हमारा सिस्टम है अब उसका एफबीडी बनाओ एफबीडी बना दिया एफबीडी तो बना दिया लेकिन फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी दिखाओ तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखा दिया अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो तो सारे हमारे फोर्सेस एक्सेलरेशन सब कुछ मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा है तो सिस्टम को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे अब सिस्टम को चेंज किया है अब अगर थर्ड लॉ लगा दो तो इजीली जो वहां अननोन था ना वो यहाँ पे इजीली मिल जाएगा ये हमारी प्रोसीजर है जो हम हर न्यूमेरिकल में ये फॉलो करते हैं अभी तक भी जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसमें नोइंगली और अननोइंगली हमने यही मेथोडोलॉजी फॉलो की है अंडरस्टूड समझ में आया तो दैट थियरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मच इंपॉर्टेंस नहीं है ये हम करते ही है लेकिन फिर भी अगर स्टेप्स पूछे जाए तो ये सिंपल स्टेप्स तुम्हें लिख देने हैं 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो स्कूल में है तो स्कूल में कुछ भी पूछ सकते हैं सो डोंट टेक चांस वैसे कुछ है भी नहीं जो कर रहे हैं वही है डायग्राम बनाओ सिस्टम एफबीडी फोर्सेस एफबीडी बनाया तो फोर्सेस डिसाइड करो एनएलएम लगाओ आंसर आ गए सारे दैट्स इट ओके समझ में आ गया पक्का